है जिसको हम लोग आज टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। यूएचएस में तो उसने बड़ा सिंपल सा लिख दिया कि सिर्फ हार्ट है और इससे एसोसिएटेड जो डक्ट्स हैं उनको पढ़ना है, लेकिन हम इसको जरा थोड़ा सा लिंक करके चीजों को पढ़ेंगे ताकि हम जरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें इस पूरे यूनिट की, ताकि कहीं से भी इसके अराउंड एमसीक्यूज आता है तो वो हम लोग पढ़ सकें। अच्छा बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, जब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स की, तो हमारे पास कितने हैं सिस्टम ह्यूमन के हवाले से सर्कुलेटरी? कितने? कौन कौन से? ओ गंदे बच्चे, पहले तो इसको देखो, ह्यूमन में कहां से ओपन और क्लोज का ताल्लुक आ गया? एक तो हमारे पास होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को हम एक्सेसरी सिस्टम भी कहते हैं। एक्सेसरी सिस्टम भी कहते हैं। और पता है इसको एक्सेसरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यहां पर इस यूनिट के जो लर्निंग आउटकम है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज होगी? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फिर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, कार्डिक साइकिल को देखेंगे, ईसीजी, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के डिफरेंस को भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक हो गया जी। पार्टिसिपेशन मस्ट है भी आप लोगों की। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहले तुम बताएं क्या फंक्शन है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी में मौजूद क्यों है? जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ एनिमल्स में। देखो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम तो तमाम एनिमल्स की जरूरत है। दूसरा आपने अभी लफ्ज बोला था बेटा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये आपने पढ़ा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि कोई एग्जांपल देगा? कॉकरोच तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। फिर इसकी एवोल्यूशन हुई और एवोल्यूशन के नतीजे में आपके पास कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ बेटे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये आपको मिलता है तमाम हायर एनिमल्स में, जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। सर्कुलेटरी फ्लूइड को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं, जो कि बॉडी के अंदर मौजूद कैविटीज में मूव कर रहा होता है। जैसे कॉकरोचेस के हवाले से तुम लोगों ने लफ्ज पढ़ा था, इन कैविटीज को क्या कहते हैं? खुदा का खौफ करो, स्पाइरेकल्स तो ओपनिंग्स होती हैं जिनसे गैसेस एक्सचेंज के हवाले से इन्वॉल्व करते हैं, इनको कहते हैं साइनसेस। और आपने इस हवाले से पढ़ा था 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसके अंदर। फिर इसमें साइनसेस तुम लोगों ने पढ़े थे 3। और भाई तुम लोगों ने लगता है ये चैप्टर पढ़ा नहीं हुआ अच्छे से हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इसमें एक साइनस होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल साइनस, जहां पर कॉकरोच का 13 चैम्बर हार्ट लोकेटेड होता है। फिर एक पढ़ते हो पेरीन्यूरल साइनस,
जहां पर इसका नर्वस सिस्टम होता है, और फिर एक पढ़ते हो पेरीविजरल, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह लोकेटेड होता है। तो ये कैविटीज में मूव कर रहा होता है ब्लड, पूरे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको इसमें बैथ मिल रहा होगा। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो रिमेन्स मौजूद होगा किसके अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर। लेकिन इन दोनों का मकसद एक ही होता है, और वो मकसद क्या होता है, इन सिस्टम्स का ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स की। उनमें न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वेस्ट भी हो सकता है, और इवन गैसेस वगैरह। और अगर वर्टिब्रेट्स हैं तो उनमें आपको पता है हार्मोन्स की मूवमेंट भी विद द हेल्प ऑफ किसके हो रही होती है, ब्लड की हो रही होती है। तो इसीलिए सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दी मैंने कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी, इन सबको कौन चीज मूव करेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैन के अंदर हैं उनका दो के हवाले से जिक्र किया जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का अदर नेम क्या है, एसेसरी सिस्टम। ओके, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे पास सबसे पहले क्या है बेटा, सर्कुलेटरी फ्लूइड जिसको हम ब्लड कह रहे हैं। देन इसका एक ऑर्गन है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, दैट इज द हार्ट। फिर ब्लड वेसल जिसमें आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स का जिक्र करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम जरा जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं ब्लड का। बेटा जरा मुझे बताएंगे आपकी बॉडी में ब्लड कितना होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में कितना है, शाबाश, वेरी गुड, दैट इज 1/12 ऑफ बॉडी वेट। इसको जरा यूं समझ लेते हैं कि मुझे जरा बताओ कैलकुलेट करके कि अगर किसी का वेट 70 kg है, 70 kg का एक इंडिविजुअल है, इसके बॉडी में कितना होगा ब्लड, कितना होगा इसके अंदर, समथिंग। वो कैसे निकाला बेटे, आपने बड़ा सिंपल सा काम किया होगा, इससे डिवाइड कर दिया होगा इसको, ठीक है ना। तो आपको वॉल्यूम जो है वो ब्लड का पता चल गया कि इतना वॉल्यूम जो है वो हमारे पास ब्लड का मौजूद होगा इस पर्सन के अंदर, क्योंकि 1/12 ऑफ द बॉडी वेट है। ओके, अब जब ब्लड के वॉल्यूम का पता चल गया तो अगली चीज आपने देखनी है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जब आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड की तरफ जाते हैं तो आपने ना एक चीज जो करनी है वो क्या है कि आपके पास ब्लड में मेन चीज क्या होती है, एक तो इसका लिक्विड पोर्शन होता है और एक इसमें क्या होते हैं सब्सटेंसेस या पार्टिकल जिसमें हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। तो बड़ा एक सिंपल सा रूल है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। आप अगर ब्लड में से माइनस कर देंगे ना ब्लड के तमाम सेल्स को, तो आपके पास क्या चीज अवेलेबल हो जाएगी, दैट विल बी द ब्लड प्लाज्मा। और जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये आपके ब्लड का कितने परसेंट है, 55% है। और जो ब्लड सेल्स हैं ये आपके ब्लड का कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। अच्छा, ये जो ब्लड प्लाज्मा है जिसको हमने कहा कि ये 55% ऑफ द ब्लड है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर 90% क्या चीज मौजूद है, वाटर, और 10% इस प्लाज्मा में क्या मौजूद होते हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं। कहानी समझ आना शुरू हो गई। ओके जी, अच्छा बेटे, अब ये जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस जो 10% हैं आपके,
इस ब्लड प्लाज्मा का, इसके अंदर भी सबसे ज्यादा पोर्शन 7 to 9% पोर्शन ये किसका होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स का होता है। प्लाज्मा की प्रोटीन्स का होता है। और इन प्रोटीन्स में आपको पता है कौन कौन सी प्रोटीन्स डोमिनेंट होती हैं? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलन, फिर इसके अलावा यहां पर अम्यूनोग्लोब्यूलेंस जिनको आप एंटीबॉडीज भी कहते हैं। फिर यहां पर आपके ब्लड में एंटीजेंस भी मौजूद हैं। भाई ये सब प्रोटीन्स ही है ना, ठीक है। कुछ हार्मोन्स भी हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर के हैं, तो वो सारा कुछ इसी का आ जाता है ना आपके पास। सो 7 to 9% बेसिकली आपकी प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता है बनती कहां पर है? सिंथेसाइज कहां पर होती हैं? लिवर के अंदर। इनमें सबसे अहम जो हैं वो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलन है, क्योंकि ये आपके ब्लड का क्या चीज मेंटेन करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड? कोई बताएगा ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड से क्या मुराद है? शाबाश। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आपकी ब्लड की ओवरऑल जो थिकनेस है उसको मैनेज कौन कर रहा होता है? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलन। मतलब ब्लड को बहुत ज्यादा पतला होने से या ब्लड को बहुत ज्यादा गाढ़ा होने से प्रिवेंट करने में भी इनका रोल होता है। क्योंकि अगर आप लोगों के ब्लड में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो, आपको पता है क्या हो सकता है उसके नतीजे में? कोई बताएगा? अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो तो कौन सी बीमारी होती है? और यार अडीमा हो जाता है। अडीमा, अडीमा, अडीमा। अडीमा एक प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड जो है वो जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है और वो जो आपका ब्लड है वो कैपिलरी से लीक करना शुरू हो जाता है और लीक करके टिश्यूज के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके टिश्यूज के अंदर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज कर जाता है। और सोने पर सुहागा, अगर लिम्फेटिक सिस्टम भी काम नहीं कर रहा तो आप प्रॉपरली इस वक्त जो है वो एक प्रॉब्लम के साथ जो है ना वो डील कर रहे होते हैं जिसको अडीमा कहते हैं, जिसके अंदर आपके टिश्यूज को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती। आप लोगों ने कॉमन सा लफ्ज कभी सुना है कि पेट में पानी पड़ गया, फेफड़ों में पानी पड़ गया? ये लफ्ज कम, तो इसको अडीमा कहते हैं। ये बेसिकली अडीमा होता है जब ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड डिस्टर्ब हो जाए या फेलियर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम हो जाए। ओके, फिर इसके अंदर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं। जो कुछ आपने खाया अल्टीमेटली उसने किस में आ जाना है? ब्लड में आ जाना है। इसमें ग्लूकोज भी होगा, फैट्स भी होंगी, फास्फोलिपिड्स भी होंगे, अमाइनो एसिड्स भी होंगे, लैक्टिक एसिड भी होगा। फिर इनऑर्गेनिक की बात करें ना, इनऑर्गेनिक आयंस और मिनरल्स की, ये दोनों तो प्रोटीन हो गई या न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये तो आपके ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपके पास पता है ना सॉल्ट होता है, तो वो कितने परसेंट है? यहां पर 0.9% होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साल्ट कौन सा है? NaCl है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए, ये 0.9% की वेरिएशन आ जाए, तो इस वेरिएशन के नतीजे में क्या नुकसान होगा? आपके ब्लड की पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपके ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45 की रेंज में होती है। आप इसको 7.4 भी कह सकते हैं। ओके जी। फिर इसी प्लाज्मा में जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं उसके हवाले से नाइट्रोजनस वेस्ट भी होती हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे ब्लड में होती हैं। फिर
आपके पास जितने भी हार्मोन, कौन से हार्मोन होते हैं जो ब्लड में आते हैं, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन? एंडोक्राइन, वो सारे ब्लड में आते हैं और ब्लड के जरिए से टारगेट साइड तक जाते हैं। फिर यहां पर गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह। अब 45% जो है यहां पर वो ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स के हवाले से तीन चीजों का जिक्र किया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इनको अब जरा बारी बारी देख लेते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट हैं वो हमारे पास कौन से ब्लड सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये अगर हम फीमेल्स में देखें तो डिफरेंट हैं, मेल्स में देखें तो डिफरेंट हैं। भाई मेल के हवाले से इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? मिलियंस, वो एक ही बात होगी ना, मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, और फीमेल्स में क्वांटिटी इसकी ये याद रखना। अच्छा, कोई बताएगा क्यों कम होती है फीमेल्स में? फीमेल्स में क्यों कम है? हैं? हालांकि खवातीन खून पीती भी हैं फिर भी कम है। बेटा अभी तेरी शादी नहीं ना हुई इसलिए तू कह सकता है। अच्छा खैर, यहां पर देखो खवातीन में खून की एक रीजन जो है उनमें एक तो बेटा फिजियोलॉजी का फर्क है ना। हमारी मेल्स की जो बिल्ड है, मसल्स का बिल्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए मसल्स के हवाले से डिमांड ऑफ ऑक्सीजन मेल्स में ज्यादा होती है। इसीलिए ये एवोल्यूशन है कि मेल्स की बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरी बात, जो फीमेल्स में अगर आप देखो तो एक मंथली साइक्लिक एक्टिविटी भी चल रही होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उसकी वजह से भी फीमेल्स में क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या होती है? मेल की निस्बतन कम होती है। ओके, जब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की तो बेटा रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो इस सेल को जब ऑब्जर्व करेंगे तो इस सेल के 95% पार्ट को किसने कवर किया हुआ है? हीमोग्लोबिन ने। और जो 5% रिमेनिंग है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? एंजाइम्स और सॉल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होंगे। 5% ऑफ द सेल कंटेन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है वैसे यहां पर? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, सॉल्ट एंड अदर प्रोटीन्स होती हैं। अच्छा, अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय एवरी सेकेंड। ये चीज आपने याद रखनी है कि आरबीसीज टूटते रहते हैं, ठीक है, और नए बनते भी रहते हैं। इसीलिए ब्लड डोनेशन के हवाले से भी कहा जाता है कि ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए, इससे आपके अंदर जो है ना मजीद रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, सेल्स की शेप की अगर बात कर लें तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेल्स आर बायकनकेव एंड हैव इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी चीज रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस नहीं होता। इन दो चीजों की वजह से, इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ना होने की वजह से, रेड ब्लड सेल बड़ी आसानी से दाखिल हो सकते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक हो गया जी। फिर रेड ब्लड सेल्स का जो अप्रोक्सीमेटली डायामीटर होता है वो कितना होता है? 8 माइक्रोमीटर होता है। जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना होता है? 4 मंथ या 120 डेज। ठीक है, फिर ये बनते कहां पर है रेड ब्लड सेल्स? अगर तो बेटा जी आप एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो ये लफ्ज याद रखना, एम्ब्रियोनिक लाइफ के वक्त ये रेड ब्लड सेल्स कहां पर बनते हैं? स्प्लीन एंड लिवर में। ठीक है, लेकिन जब आप अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट की, तो अडल्ट में कहां पर बनते हैं?
रेड बोन मैरो ऑफ शॉर्ट बोन्स, जैसे रिब्स हैं, स्टर्नम हैं, वहां पर इनकी प्रोडक्शन होती है अडल्ट के केस के अंदर। अच्छा, जरा मुझे जल्दी से बताएंगे कि यहां पर रेड ब्लड सेल्स का जो ग्रेवयार्ड है वो कौन है? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल, स्प्लीन। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल, ठीक है। अच्छा, जब रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है तो कौन सी वेस्ट बनती है? बिलीरुबिन बनती है। चले, अगली चीज हमारे पास जल्दी से कवर करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता और इनकी क्वांटिटी रेड ब्लड सेल्स की निस्बत कम होती है। कितनी है? 7000 से 8000 पर मीटर mm क्यूब कर लो इसको। मच लार्जर देन द आरबीसीज, इनमें जो साइज है रेड ब्लड सेल्स की निस्बत बड़ा होता है और इनका लाइफ स्पैन मंथ और इवन ईयर्स हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स के हवाले से हमारे पास दो डिवीजन्स हैं और वो दो डिवीजन किस बेस के ऊपर होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड अपीयरेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। अपीयरेंस ऑफ, दो चीजों की बेस पर मैंने कहा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की अपीयरेंस। अगर तो आप इसके साइटोप्लाज्म को ऑब्जर्व करो और वो ग्रैन्युलर नजर आए, दानेदार नजर आए, तो ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स। और जिनमें अपीयरेंस दानेदार नहीं होगी साइटोप्लाज्म की, उसको क्या कहते हैं? ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसके अंदर हमारे पास तीन है, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक हो गया जी, आप इसको याद रखिएगा। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास कौन है? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक हो गया जी, आपने ये याद रखना है। फिर लिम्फोसाइट्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के हवाले से। ये आगे से कितनी किस्म के हैं? दो तरह के हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। इससे आगे भी डिवीजन बनाई जा सकती है, लेकिन अभी मैं उसको उतना ही रख रहा हूं जितना आपकी बुक के अराउंड है। जब इम्यूनिटी वाला पोर्शन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, मोनोसाइट्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स को टिश्यू मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। टिश्यू मैक्रोफेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मोनोसाइट्स जो होते हैं ये सर्वेलेंस करने वाले सेल्स होते हैं। आपके टिश्यूज के अंदर अगर कोई माइक्रोब आ गया तो उस माइक्रोब को फॉलो करते हुए मोनोसाइट जब टिश्यू में जाते हैं तो इनका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये उस पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फैगोसाइटोज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। ओके, जल्दी से जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझना। मैंने उसका टेबल बना दिया है ताकि तुम्हें याद करना और एब्जॉर्ब करना बड़ी आसानी से हो जाए। भाई, मैंने ग्रैन्युलोसाइट्स में तीन बताए, एसिनोफाइल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। अब जरा गौर से देखो, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन याद रखनी है वो दो हैं। एक तो इनका न्यूक्लियस के हवाले से, लोब्स कितनी होती हैं? न्यूक्लियस में लोब्स, सपोज कर लो ये आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं। इनके जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करोगे ना तो इसमें ना लोब्स होती हैं इस तरह से, और वो कितनी हो सकती हैं? 2 to 5। जैसे मैंने यहां पर बना दी 1 2 3 4 और ये तकरीबन 5। ठीक है, 2 से 5 लोब्स हो सकती हैं। और इनके साइटोप्लाज्म को देखोगे तो यहां पर यूं आपको ग्रैन्युलर अपीयरेंस भी मिलेगी। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। फिर 62% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल जो हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी परसेंटेज 62% के अराउंड है, तो न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय किसको करते हैं? डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय द फैगोसाइटोसिस।
यार ये इंफॉर्मेशन याद करनी है। ओके जी, जो दूसरे हैं असिनोफिल्स, उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रोफिल से डिफरेंट कैसे है कि यहां पर जो न्यूक्लियस होगा अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो बायलोब्ड होता है। कैसा होता है बेटा? कुछ इस तरह से होता है, बायलोब्ड होता है। और इसमें ये कितने परसेंट हैं? 2% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इनएक्टिवेट करना इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, और अटैक भी करते हैं ये सेल्स किसके ऊपर? पैरासाइट्स के ऊपर। ठीक हो गया जी। चलें अगली इंफॉर्मेशन पर चलते हैं जो कि बेसोफिल्स के हवाले से हैं। ये अबाउट द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स हैं ट्वाइस, और न्यूक्लियस इनमें भी बायलोब्ड होता है। तो जल्दी से याद करने वाली चीज सिर्फ एक है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस कैसा था? 2 to 5 लोब्स थी। बाकी दोनों में कितनी लोब्स हैं? 2 हैं। ठीक है, ये लेस देन 1% है। अच्छा, जो बेसोफिल्स होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं केमिकल को, जैसे कि हेपरिन को, ताकि वो ब्लड की जो क्लॉटिंग है उसको रोक सकें। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं ना हार्ट के, या जिनको हाइपरटेंशन होता है, वो ऐसी मेडिसिन भी लेते हैं जो कि ब्लड को थिन करते हैं, उनको हेपरिन कहते हैं। उनका नाम ही इसी तरह के रखे होते हैं, ट्रेड नेम्स। फिर यहां पर ये एक और केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं हिस्टामिन, जो कि कॉज करता है इन्फ्लेमेशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है ना, आपके सोजिश हो जाना, ये उसके रिस्पॉन्स में आता है। यहां पर नेक्स्ट हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 2 to 3 टाइम लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। न्यूक्लियर शेप फ्रॉम राउंड टू लोब हो सकती है। 3% ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और यहां से ये बनते क्या है? मैक्रोफेजेस। और इनका काम क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना लार्ज पार्टिकल को बाय द फैगोसाइटोसिस। यार आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि जहां पर भी इंफेक्शन का साइट बन जाता है, जैसे आपकी स्किन कट जाए तो स्किन का जहां पर कट गई वो एक साइट ऑफ इंट्रूजन बन गई है। साइट ऑफ इंट्रूजन का मतलब होता है जहां पर अटैक हो सकता है, वहां से पैथोजन आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि ये स्किन जो होती है ना, ये बेटा फिजिकल बैरियर होती है, ये आपके जिस्म में जरासीमों को जाने से रोक रही होती है। लेकिन अगर स्किन कट गई तो वहां पर बड़ी आसानी से इंट्रूजन हो सकती है, इन्वेडर्स आ सकते हैं। तो जो सबसे पहले इन्वेडर्स को डील करते हैं वो कौन से 2 सेल होते हैं? दूसरे कौन से? शाबाश, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स इस साइट पर सबसे पहले पहुंचेंगे बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, और वे ये फाइट करेंगे। और यहां पर इस फाइट के नतीजे में आपको पता है क्या चीज पैदा होती है? पस भी पैदा होती है, विच इज अ वाइड मटेरियल जो कि इन रिस्पॉन्स टू फाइट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पर। देन है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, इनके सेल को जब देखोगे, लिम्फोसाइट्स को जब देखोगे, सपोज कर लो ये लिम्फोसाइट है, इस लिम्फोसाइट के अंदर ना न्यूक्लियस इस तरह से पूरा फिल्ड होता है ऐसे। मैंने न्यूक्लियस देखा कैसे बनाया? अगर इस तरह से कोई सेल है तो ये कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस नियरली फिल द सेल। आपको पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस पूरे सेल को फिल करता है, तो वो कौन से हैं? लिम्फोसाइट। यार ये इंफॉर्मेशन याद करनी है, ये वो चीजें हैं जो रिकॉल बेस एमसीक्यूज बनते हैं, प्लीज तवज्जो रखना। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इन द इम्यून रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ओके, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये बेसिकली ये फ्रेगमेंट्स होते हैं किनके? मेगा कैरियोसाइट्स के। और इनका काम क्या होता है? इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। बेसिकली ये करते क्या हैं? ये इनएक्टिव फिब्रिनोजिन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिब्रिन में। फिब्रिन के अंदर, जो कि ब्लड क्लॉट को बनाने में
इन्वॉल्व होती है. सो दे आर नॉट द सेल्स बट फ्रेगमेंट ऑफ द लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स. नो न्यूक्लियस इन इट, नो पिगमेंट इन इट, help in the conversion of the fibrinogen into the fibrin, form blood clot on the wound, जो जख्म है उस जगह पर बनाते हैं. जल्दी से एक एमसीक्यूज देखते हैं. द स्टडी ऑफ द डिजीजेस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज एन यस कार्डियोलॉजी, बी ऑप्शन. ओके बेटा, इसको शुरू करने से पहले मैं जरा चाहता हूं कि बोर्ड साफ हो जाए. सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर हम ह्यूमन हार्ट को शुरू करते हैं. ओके जी, वेलकम बैक बेटा. अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ ह्यूमन हार्ट. अच्छा, ह्यूमन हार्ट जो है इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज अ डबल पंप. आपको पता है इसको डबल पंप क्यों कहते हैं? भाई ह्यूमन हार्ट को पंपिंग ऑर्गन तो आप सभी कह रहे होते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए लफ्ज बोला कि ये डबल पंप है. गर्ल्स साइड, बॉय साइड, कोई तो बताए जी. सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक कहा बेटा. एक्चुअली आप इसको यूं देखो ना कि जो ह्यूमन हार्ट है वो दो टाइम पर आपका ब्लड जो है ना वो रिसीव कर रहा होता है. सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है. इस हार्ट को सबसे पहले जो ब्लड रिसीव हो रहा है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है, और इस बॉडी से पूरी बॉडी से बॉडी के लोअर पार्ट से और बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड रिसीव हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड. कौन सा ब्लड बेटा? मैंने उसको ब्लू से शो कर दिया. दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव हो रहा है. और ये कौन से पार्ट में रिसीव हो रहा होता है हार्ट के? राइट एट्रियम में. हमेशा याद रखिएगा, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम ऑफ योर हार्ट या राइट साइड ऑफ द हार्ट, दैट इज डेडिकेटेड फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जबकि लेफ्ट साइड योर हार्ट जो है वो किसके लिए डेडिकेटेड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए. ओके, सो यहां पर ब्लड आया और यहां से ब्लड राइट एट्रियम में किस में गया? राइट वेंट्रिकल में बाय द बाइकस्पिड वॉल. और यहां से फिर ये ब्लड निकलेगा और किसके जरिए से निकलता है आपको पता है? पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से निकलता है. और पल्मोनरी ट्रंक से आगे फिर आपको पता है पल्मोनरी आर्टरीज. और ये किसमें चला जाता है ब्लड? किसमें चला गया? लंग्स की तरफ चला गया. ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स में ब्लड चला गया. अच्छा, यहां पर एक दफा ब्लड रिसीव हुआ और इस ब्लड को हमने पंप कर दिया किसकी तरफ? लंग्स की तरफ. ये एक दफा पंप हो गया ब्लड. ओके, अच्छा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट. और यहां पर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में. और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड तो यहां से फिर से पंप होगा. और ये पंप होगा और किसकी मदद से? आयोटा की मदद से, असेंडिंग और डिसेंडिंग आयोटा की मदद से. इवेंचुअली इसने किधर जाना है? दोबारा से बॉडी की तरफ. तो ये जो आपके पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के हवाले से आपके दिल ने कितनी दफा पंपिंग की? 2 दफा की. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल पंप भी कहते हैं और इसको डबल सर्किट हार्ट भी कहते हैं. इसको याद रखिएगा. क्योंकि पहला लफ्ज था पंपिंग ऑर्गन तो मैंने आपको बता दिया. शेप इसकी कैसी है? शेप जो है इसको अगर ऑब्जर्व करो तो फिर से जरा गौर से देखो इस हार्ट को. तो एक इसका जो पोर्शन होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है ब्रॉड. ऊपर की तरफ क्या होता है? ब्रॉड पोर्शन होता है. इस पोर्शन को कहते हैं बेस पोर्शन.
और एक जो होता है जरा थोड़ा सा पॉइंटेड पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। अमूमी तौर पर एपेक्स तो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, आप यूं समझ लें कि एपेक्स का पोर्शन इन्वर्टेड है हार्ट के अंदर। सो ब्लंट राउंडेड पॉइंट इज द एपेक्स। लार्जर फ्लैट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं बेस को। और अंडर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है ना ये बेटा, आप इसको खुद से कंट्रोल तो नहीं कर रहे होते, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। लोकेशन क्या है हार्ट की? लोकेटेड इन द चेस्ट या थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बिटवीन मौजूद है। इन द कैविटी, विच कैविटी? चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ये आपके सामने आपका हार्ट है। अगर इस हार्ट की प्रोटेक्शन की बात की जाए, प्रोटेक्शन की, तो क्या आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है या नहीं है? कैसे प्रोटेक्टेड है? सबसे पहले आपको पता है यहां पर क्या चीज होती है? दैट इज अ पेरिकार्डियम। प्यारे बच्चों, ये जो पेरिकार्डियम होती है ये कितनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जो बाहर की तरफ होती है वाइड सी लेयर, जो एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये डायग्राम को गौर से देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर जो अंदर की तरफ होती है उसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। ये फ्लूइड को सिक्रीट करवाती है। अभी बताता हूं कौन से फ्लूइड को। जो सीरस पेरिकार्डियम है इसको फर्दर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। सीरस पेरिकार्डियम कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई? पहले पेरिकार्डियम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक सबसे बाहर की तरफ हार्ड वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको क्या कहते हैं? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और फिर अंदर की तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? सीरस पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है इसको मैंने आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज द पेराइटल और दूसरी कौन सी है? विजरल। जो विजरल होती है ये बिल्कुल आपके हार्ट के साथ जुड़ी होती है, और जो बाहर की तरफ होगी उसको क्या कहते हैं? पेराइटल। पेराइटल और विजरल के बिटवीन यहां पर एक फ्लूइड है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये आपको, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वाइल द ओवर स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है इसका काम भी ये है कि आपके हार्ट को ओवर स्ट्रेच ना होने दिया जाए, हार्ट के मसल्स को ज्यादा फैलने ना दिया जा सके, उसकी शेप को मेंटेन रखा जा सके। और ये जो फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, इट गिव्स द कुशन, ये आपके हार्ट के अराउंड कुशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आपके हार्ट को कोई डैमेज ना हो सके। ओके भी, पेरिकार्डियम क्या है? क्लोज्ड सैक दैट सराउंड द हार्ट, prevent the heart from overextension, consist of the 2 parts. Inelastic white fibrous tissue is the fibrous pericardium. The inner part जिसको कहते हैं सीरियस पेरिकार्डियम, उसको 2 में डिवाइड कर दिया। जो मेम्ब्रेन अटैच्ड है हार्ट के साथ वो कौन सी है? विजरल पेरिकार्डियम। और जो आउटर मेम्ब्रेन है जो कि अटैच है फाइब्रस टिश्यू के साथ उसको पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। ये स्लाइड आपको भेज दूंगा मैं भी। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये वो फ्लूइड है जो कि कैविटी में मौजूद है। इसका काम क्या होता है? रिड्यूस करना फ्रिक्शन को बिटवीन द हार्ट वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यू। शॉक एब्जॉर्बर होता है। चलें आगे चलते हैं। जब हम हार्ट को अब ऑब्जर्व करेंगे, ये तो इसकी प्रोटेक्शन की बात हो गई। जब हम हार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल है? 3। कौन कौन सी? सबसे बाहर कौन सी है? फिर अंदर की तरफ जो सबसे थिक है वो कौन सी है? मायोकार्डियम। और फिर सबसे अंदर की तरफ कौन सी है? एंडोकार्ड। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? मायोकार्डियम। वो क्यों भी सबसे इंपॉर्टेंट है?
सबसे ज्यादा थिक मसल्स यहां पर हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में भी यही इन्वॉल्व होते हैं। मायोकार्डियम जो है वो मिडल लेयर है, मेड अप ऑफ द कार्डिक मसल्स। ये कार्डिक मसल्स आपके हार्ट के अलावा और कहीं पर मौजूद नहीं होते ना बेटा, ऐसा ही है। ओके अच्छा भाई, ये जो कार्डिक मसल्स होते हैं इनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको पता है जो कार्डिक मसल्स होते हैं यहां पर जो सेल होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ये पहला कैरेक्टर है, ब्रांच्ड सेल्स। ओके नेक्स्ट, यहां पर जो सेल्स हैं, अगर आप एक सेल को दूसरे सेल के साथ देखेंगे तो यहां पर सेल टू सेल एक जंक्शन होता है। उस जंक्शन को क्या कहते हैं? इंटरकलेटेड डिस्क्स कहते हैं। और ये एक जंक्शन है सेल्स टू सेल, इसको गैप जंक्शन भी कहते हैं। अच्छा याद रखना, इस गैप जंक्शन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये इस हवाले से याद रखना है पॉइंट। ओके फिर एंडोकार्डियम है, इनर मोस्ट लेयर है, फॉर्म स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर। नेक्स्ट हमारे पास जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के हवाले से बेटा कितने चैम्बर होते हैं? फिर से देख लेते हैं, आपके पास हार्ट के हवाले से कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर। ऐसे आपके पास ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं? एट्रिया। जो नीचे वाले हैं उनके लिए क्या लफ्ज बोलते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, जो एट्रिया होते हैं हमेशा याद रखना ये थिन वॉल्ड होते हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। वो कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। अच्छा आपके पास ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास राइट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा आपको पता है यहां पर सेप्टम्स होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? सेप्टम्स। ऊपर एट्रिया के बिटवीन भी हैं और वेंट्रिकल्स के बिटवीन भी हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो एट्रिया के बिटवीन सेप्टम, सेप्टम कहते हैं पार्टीशन को। प्यारे बेटे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बिटवीन पार्टीशन है, उसको क्या कहते हैं? एट्रियो, क्या कहेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, सॉरी इंटर एट्रियल सेप्टम्स। और अगर वेंट्रिकल्स की बात करेंगे तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। ठीक है, अच्छा ऊपर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बिटवीन भी सेप्टम्स है, उसको क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। ओके सो यहां पर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम्स हैं, फिर यहां पर ट्राइकैस्पिड वॉल्व, बाइकैस्पिड वॉल्व, ये अब सारी चीजों को जरा समझना है। तो मैंने यहां पर इंटर एट्रियल सेप्टम्स क्लियर कर दिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्लियर कर दिया। अब यहां पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होगा ऊपर एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बिटवीन। अब जरा जल्दी से बताएं, जो राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है इनके बिटवीन वॉल्व होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? यहां पर कौन सा वॉल्व है बेटा? और बाइकस्पिड वॉल्व किधर होता है बेटे? श्योर? फिर से देख लो इस बात को। बेटे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड बेटा। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिटवीन कौन सा होता है? बाइकस्पिड वॉल्व होता है बेटा, इसको याद रखिएगा। अच्छा जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है यहां पर इन वॉल्व का मकसद क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व है या सेमील्यूनर वॉल्व है? सेमील्यूनर वॉल्व भी अभी बताता हूं कहां कहां पर होते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व भी याद रखना ट्राइकस्पिड होते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व भी कैसे होते हैं? ट्राइकस्पिड होते हैं। जरा जल्दी से देखिएगा, यहां पर राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो उसने किसमें आना है? राइट वेंट्रिकल में, थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। अच्छा यहां पर जब ब्लड आएगा तो यहां पर ब्लड ने स्टे तो नहीं ना करना,
राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड ने निकलना है और पल्मोनरी ट्रंक में जाना है। पल्मोनरी ट्रंक जो होती है उसकी बेस पर जो वॉल्व होता है उसको क्या कहते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व। ठीक है, ताकि ये जो ब्लड ऊपर चला गया है ये वापस राइट वेंट्रिकल में मत आए। यहां पर पल्मोनरी ट्रंक जो है वो आगे जाकर मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इसका काम क्या होता है? लंग्स को ब्लड देना। कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड। ये एक राइट लंग को चले गई और एक लेफ्ट लंग्स को चले गई। सो यहां पर अब ऑक्सीजनेशन होगी। जब ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो आपके पास लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। बताएं मुझे पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? शाबाश, वेरी गुड। पल्मोनरी वेन्स याद रखना 4 होती हैं। अक्सर बच्चे इसको ना 2 टिक करके आ रहे होते हैं। पल्मोनरी वेन्स 4 होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती हैं। लेफ्ट एट्रियम से वॉल्व ओपन होगा फिर यहां पर, और किसमें आ जाएगा ब्लड? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय द हेल्प ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व या ट्राइकस्पिड वॉल्व? बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको मीट्रियल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, मीट्रियल जो है ना वो हैट की शेप होती है, कुछ उससे रिजेंबलेंस रख रहा होता है। अच्छा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब निकलेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कौन सा निकलेगा? ऑक्सीजनेटेड। और किस में जाएगा? अयोर्टा में। अच्छा, जो अयोर्टा होती है बेटा, इसकी बेस के ऊपर भी वॉल्व होता है, और अगेन उसको भी सेमील्यूनर वॉल्व कहते हैं। सेमील्यूनर वॉल्व होता है। ठीक है, और ये ट्राइकस्पिड होते हैं, इनमें 3 फ्लैप होते हैं। ये जब अयोर्टा ऊपर जाएगी तो ये अयोर्टा ऊपर जाकर ना यूं मुड़ती है। इसके मुड़ने को क्या कहते हैं? बेसिकली अयोर्टिक आर्च। क्या कहते हैं? अयोर्टिक आर्च। और जब ये मुड़ती है ना तो ऊपर मुड़कर ये बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। 3 ब्रांचेस निकलती हैं, और इनका काम क्या होता है? आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है बॉडी का उसको ब्लड सप्लाई करना ऑक्सीजनेटेड। कौन से हिस्से को? हेड को, नेक को, शोल्डर को। और फिर से ये अयोर्टा नीचे की तरफ आएगी, और अब इस अयोर्टा को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग अयोर्टा। क्या कहेंगे बेटा इसको? और ये जो डिसेंडिंग अयोर्टा है अब ये नीचे आती जाएगी और डिवाइड होती चले जाएगी, और हर ऑर्गन को ब्लड देगी। लेकिन क्या दिल को नहीं ब्लड देना ऑक्सीजन वाला? तो उसके लिए कौन सी आर्टरीज होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज। और वो कहां से निकलती हैं? ये जो अयोर्टा जब दिल से ऊपर की तरफ जा रही थी तो ये यहां पर दिल में डिवाइड होती है, इसकी ब्रांचेस बनती हैं जो दिल के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। अब जरा जल्दी से इस चीज को बता दें, यहां पर एक चीज होती है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर होती है, जिसका काम क्या होता है? ब्लड को पूरे जिस्म से लेना, लेकिन ऊपर वाले हिस्सों से लेना मेनली, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर आना। इंफीरियर वेना केवा जो होती है ये लार्ज वेन होती है जो जिस्म के नीचे वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और किस में लेकर आती है? राइट एट्रियम में लेकर आती है। अच्छा, यहां पर कुछ और चीजें भी आपने याद रखनी है, और वो कौन सी चीजें हैं इनको भी अब देख लेते हैं। यहां पर हर वेंट्रिकल कंटेन जो कर रहा है वहां पर क्या मौजूद होते हैं? पैपिलरी मसल्स। आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है। जब आप हार्ट को देखते हैं तो यहां पर वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती हैं, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, मैंने वो बोला था थिक होती हैं, और यहां पर मसल्स होते हैं कुछ इस तरह से उभरे हुए मसल्स होते हैं। दोनों साइड पर होंगे, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर। इन मसल्स को क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं? और इनको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स की। अच्छा, फिर यहां पर जो वॉल्व होते हैं वो वॉल्व एक तरह के
स्ट्रिंग्स की मदद से। स्ट्रिंग्स कहते हैं धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक तरफ से किसके साथ जुड़े होते हैं, समहाउ वॉल्व के साथ, और दूसरी तरफ किसके साथ जुड़े होते हैं, पेपलरी मसल्स के साथ। उन फाइबर्स कॉर्ड्स को क्या कहते हैं, कॉर्डाए टेंडनाए। कॉर्डाए टेंडनाए क्या होते हैं कि यहां पर पेपलरी मसल्स आर अटैच विद द कॉर्डाए टेंडनाए, और ये जो कॉर्डाए टेंडनाए हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं बेटा जी, आपके ये वॉल्व की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर ये फाइबर कमजोर हो जाएं तो आपके जो वॉल्व हैं वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। उनका बेसिक रोल क्या होता है वॉल्व का, प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वॉल ऑफ द हार्ट, एमसीक्यूज है, जल्दी से इसको बताएं। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। शाबाश, पेरिकार्डियम जो है वो वॉल ऑफ हार्ट का हिस्सा नहीं होती। विच ऑफ द हार्ट चैम्बर इज मोर थिक, 3 टाइम्स थिक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती हैं वो 3 टाइम्स थिकर होती हैं राइट से। ट्राइकस्पिड वॉल्व आर प्रेजेंट इन बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 एट्रिया, या किसमें, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ओके जी, आर्टरीज के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है इसको फिर कल करते हैं, कल इसको और लिम्फेटिक सिस्टम को मिलाकर करेंगे बाकी पोर्शन। ओके सर, केमिस्ट्री वाले आते हैं फिर उसको शुरू करवाते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम उतनी देर तक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं बेटा, वो ब्लड वेजल्स जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ये किधर लेकर जाती हैं, अवे। और आर्टरीज में हमेशा याद रखना कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सवाए किसके, पल्मोनरी आर्टरीज के। सो आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम कंप्राइज करेगा किसके ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, और इसको आर्टेरियल सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले डोर्सल अयोर्टा, यहां से अब आगे मैंने बताया था ना डिसेंडिंग अयोर्टा वगैरह जो हैं, जैसे जैसे ऑर्गन्स आते जाएंगे उनमें डिवाइड होती चले जाएगी। यहां पर उनके नाम याद रखने हैं। इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये वो आर्टरीज हैं जो कि किसको ब्लड सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड रिब्स को। मेसेंट्रिक आर्टरीज किसको सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। हेपेटिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिवर को। गुनेडल आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गुनेड्स को। रीनल आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही होती हैं, किडनी को। इलिक आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही होती हैं, आपकी लेग्स को। इसी तरह अब आर्टरीज को देखा है तो जो नीचे से ऊपर आकर ये इंफीरियर वेना केवा बनाएंगे, उसके हवाले से आप लोगों ने वेन्स को याद रखना है। यहां पर ब्लड को जो टुवर्ड्स हार्ट लेकर आए, टुवर्ड्स हार्ट, वो कौन होती हैं, वेन्स होती हैं। और वेन्स के हवाले से जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेनस सिस्टम कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, ये वो वेन है जिसका काम क्या है कि राइट एंड लेफ्ट आर्म और शोल्डर रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। फिर जगलर वेन होती है, ये किधर होती है, हेड एंड नेक के हवाले से याद रखना। सुपीरियर वेना केवा फॉर्म्ड करेगी बाय द यूनियन ऑफ जगलर वेन एंड राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। बेटा देखो ना, सुपीरियर वेना केवा मैंने बोला बार बार कि ये आपके जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और किधर लेकर आएगी, राइट एट्रियम में। तो जो सुपीरियर वेना केवा है वो किस तरह से बनती है, बाय द यूनियन ऑफ द जगलर वेन एंड द राइट एंड लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। जो टांगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है वो हेल्प होती है इलिक वेन, जैसे इलिक आर्टरीज थी इसी तरह इलिक वेन्स हैं, ठीक है। फिर रीनल वेन्स किडनी के हवाले से इन्वॉल्व होती हैं, गुनेडल वेन गुनेड्स के हवाले से, इंटरकोस्टल वेन्स जैसे
रिब्स में इंटरकोस्टल आर्टरीज थी, यहां पर अब यहां पर वेन्स आ गई। यहां पर एक सिस्टम होता है उसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। प्यारे बच्चों, ये जो आपकी हेपेटिक पोर्टल वेन है, इसके अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड फूड होती है, और ये एब्जॉर्ब्ड फूड उसने कहां से ली होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब्ड फूड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबसे पहले लिवर की तरफ लेकर जाया जाता है, किस सिस्टम की मदद से, हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से। आप में से कोई बताएगा इसको क्यों लेकर जाया जाता है यहां पर लिवर की तरफ? एनी वन ऑफ यू? और बेटा इसलिए लेकर जाया जाता है, इस चीज को जहन में रख लेना, लिवर वो जगह है जिसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना हार्मफुल सब्सटेंसेस की। तो जब यहां पर वो फूड होगी तो बाज़ औक़ात आपको पता है ना, फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर मौजूद हो सकते हैं। उन टॉक्सिन्स को लिवर में लेकर जाना और लिवर में जाकर उसको डिटॉक्सिफाई करना, ताकि जब दोबारा से ब्लड आपके जिस्म में सर्कुलेट करे तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस ना हो। हेपेटिक वेन लिवर के हवाले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले रही है। फिर इंफीरियर वेना केवा फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द इलिक वेन्स, रीनल, गोनेडल एंड इंटरकोस्टल एंड हेपेटिक वेन। बेटा यहां तक इसको जरा देखिएगा। 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर मैं जरा सर से पूछ भी लेता हूं, आपकी केमिस्ट्री के सर अगर अवेलेबल हैं जी। ये कोरोनरी सर्कुलेशन मैंने आपको बता दी है, वो सप्लाई जो कि आपके हार्ट के मसल्स को की जाती है। जी बेटा, वेलकम बैक। ओके बेटा, जल्दी से इनको जरा देख लेते हैं। हमने कुछ बातें अभी कवर की थी कि जो ब्लड वेजल्स हैं इनके हवाले से अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जो ब्लड वेजल्स हैं इनमें हमारे पास सबसे पहले होती है आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है बेटा जी? आर्टरीज का काम क्या होता है, जल्दी से बताएं। आर्टरीज कैरी कर रही होती हैं कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाबाश, एक्सेप्ट पल्मोनरी। और नेक्स्ट एक चीज जो मैंने यहां पर कवर की थी वो ये थी कि ये ब्लड को क्या कर रही होती हैं, टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अच्छा, इसी पॉइंट की बेस के ऊपर ना, इसी पॉइंट के ऊपर, बेस के ऊपर पल्मोनरी आर्टरीज को आर्टरीज कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना। अगर कोई पूछे ना भी पल्मोनरी आर्टरीज में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो फिर उसको आर्टरीज क्यों कह रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ये वाला पॉइंट अप्लाई करना है, क्योंकि ये ब्लड को लेकर जा रही होती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना। किसकी तरफ लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट? अगर बात पूछूं इनकी पल्मोनरी आर्टरीज की, लंग्स की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ी जो आपके पास आर्टरी उसको क्या कहते हैं? अयोर्टा। और ये रिसीव कर रही होती है ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल की बेस से स्टार्ट होती है अयोर्टा। कहां से निकली थी अयोर्टा? बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से। और इसमें हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में सबसे पहले ब्लड इसी अयोर्टा में आना है। डायामीटर इसका कितना होता है? 23 mm, ये इसका डायामीटर होता है। अच्छा भाई, टाइप्स ऑफ द ब्लड वेजल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। अब जरा स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ी सी बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टरीज के आगे निकलने वाली ब्रांचेस जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? आर्टरीओल्स। एंड आर्टरीओल्स जो होंगी फिर आगे जाके ब्रांच इनटू कैपिलरीज होती हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं ना, तो आर्टरीज के हवाले से आपने हमेशा याद रखना है कि आर्टरीज के ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज में
कोई वॉल्व नहीं होता, नो वॉल्व। और जो वॉल ऑफ द आर्टरीज होती हैं वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं? 3 पर। सबसे बाहर जो होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। फिर मिडल वाली आ गई, उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटिमा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये लफ्ज याद रखना। अब इसको याद भी रख लेते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंपोज्ड ऑफ द वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पर कंसिस्ट कर रही होती है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो मिडल, मीडिया से मिडल लेयर आ गई, हैज वेरिएबल अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर। ठीक है, इसमें वेरी कर रहे होते हैं। मैनी लेयर्ड इन द थिकनेस, कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेयर ऑफ द सर्कुलर मसल्स सेल। ये याद रखनी है इसकी इंफॉर्मेशन। फिर ट्यूनिका इंटिमा जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, कंपोज्ड ऑफ सिंपल squamous epithelial and elastic fiber and composed of elastin। ये वो प्रोटीन होती है जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर जो लचक होती है वो मौजूद होती है। क्लियर है ये आपको पॉइंट? फिर हमारे पास आर्टरीज जो होती हैं इनको आगे देखें तो आर्टरीज ब्रांचेस इनटू द आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज टू द कैपिलरीज। आर्टरियोल्स का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? ये वो इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपको बुक से रीड करनी पड़नी थी। मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ बुक्स हैं उनसे निकाल कर आपको स्लाइड पर डाल दी है। अबाउट कितनी है? 0.2 मिलीमीटर इन डायामीटर। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप आर्टरी से आर्टरियोल्स की तरफ आते जाएंगे डायामीटर इस हवाले से कम होता चला जाएगा। फिर कैपिलरीज जो वॉल कंसिस्ट कर रही होती हैं उनमें आपको पता है कैपिलरीज जो होती हैं जस्ट 2 सेल थिक होती हैं ना बेसिकली। अगर इसकी थिकनेस देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होती। और इनमें कौन से सेल्स होते हैं? एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। इनका जो डायामीटर रेंज है बेटा वो याद रखना 7 to 9 माइक्रोमीटर में आ गया, माइक्रोमीटर में आ गया। कैपिलरीज आर अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग है। इन लिवर, ये बात याद रखना, लिवर के केस में ईच एंड एवरी सेल इज सप्लाइड विद द कैपिलरीज। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिवर। इस लेवल पर लिवर के अंदर जो है वो कैपिलरीज की पेनिट्रेशन होती है। ओके जी, वेन्स का काम होता है वो भी आपको अब पता चल गया। आर्टरीज के बिल्कुल ऑपोजिट यहां पर क्या चीज नजर आ रही होती है? अगर आर्टरीज कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वेन्स में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये किधर लेकर आएंगी ब्लड को? टूवर्ड्स द हार्ट लेकर आएंगी। ठीक है, इसको अप्लाई कर दो पल्मोनरी वेन के ऊपर। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन में देखो ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेकर आ रही होती है इसलिए उसको वेन कहते हैं। कैन बी सीन एज ब्लू वेजल्स अंडर द स्किन। ये जो आपको स्किन के नीचे ब्लू नजर आ रही होती हैं वो वेन्स होती हैं। वेन्स का जो डायामीटर होता है वो ग्रेटर देन 2 mm होता है। इनके अंदर वॉल्व भी मौजूद होते हैं ताकि प्रिवेंट करें बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को। इसके अंदर भी बेटा लेयर्स हैं। कौन कौन सी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया जिसमें कोलेजन मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म के अंदर, और ये इसको जिसको कहते हैं ना एक आउटर कवरिंग देना और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करती है। चाहे वो आर्टरीज हो चाहे वो वेन्स हो, उनके अंदर ट्यूनिका एडवेंटिशिया का रोल यही होता है। फिर ट्यूनिका मीडिया जो है ये यहां पर कंपोज कर रही है किस चीज के ऊपर? थिन लेयर ऑफ सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल सेल्स। इनमें कोलेजन फाइबर भी होते हैं एंड फ्यू यहां पर क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। ट्यूनिका इंटिमा जो है जो कि इनर लेयर है वेन्स के हवाले से, यहां पर भी कौन से सेल्स होते हैं? एंडोथीलियल सेल्स की लेयर मौजूद होती है। बेटा इन चीजों को प्लीज एक दफा रीड कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट एमसीक्यूज में आए तो आपको पता होना चाहिए। वेन्यूल्स क्या होती हैं? कैपिलरीज यूनाइट करके क्या बनाती हैं? वेन्यूल। और इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ब्लड टू द स्मॉल वेन। वेन्यूल का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है बेटा? 40 to
50 माइक्रोमीटर होता है। फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है इन द वेन इज हेल्प्ड बाय, वेन में जो ब्लड का फ्लो है उसके हवाले से कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक चीज यहां पर ग्रेविटी का फंक्शन होता है, सेमी ल्यूनर वॉल्व एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन के वाले से आती हैं। दो टर्म्स हैं यहां पर, एक है बेटा वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन और एक लफ्ज है वैजो डायलेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, सुकड़ जाना। जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स होती हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर स्मूथ मसल्स इज नोन एज वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जब ब्लड वेसल्स फैल जाएं तो उसमें यही मसल जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स भी फैल जाती हैं। अच्छा, यहां पर कोई हार्मोन्स का भी रोल होता है वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैजो डायलेशन में? कौन से हार्मोन्स होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन इज अ पावरफुल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक हो गया, ये चीजें याद रखने वाली हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज हम देखने जा रहे हैं जल्दी से देख लेते हैं, दैट इज अ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल बेसिकली है क्या? ये वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैं जिसके नतीजे में वन हार्ट बीट मुकम्मल हो जाती है। और जो वन हार्ट बीट, अगर मैं पीटीबी के लेवल पर बात करूं तो इसके हवाले से 3 फेजेस का जिक्र किया गया। सबसे पहली कौन सी फेज है? रिलैक्स फेज, जिसको हम क्या कहते हैं? डायास्टोल फेज, जिसको हम रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं। फिर यहां पर क्या होती है बेटा? सिस्टोल, जिसको एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर एट्रियल आ गया तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एट्रियाज में होंगी। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये 3 फेजेस लिखी हुई हैं। इसको मैंने मजीद सिंपल कर दिया, यहां पर इस तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले एट्रियल डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब अब याद रखना है रिलैक्सेशन फेज है। ये वो फेज है जब आपके अपर हार्ट के जो चैम्बर्स हैं ये रिलैक्स होते हैं, इनको ब्लड से फिल किया जा रहा होता है साइमल्टेनियसली, राइट को भी और लेफ्ट को भी। और इस वक्त जो बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं ये क्लोज होते हैं ताकि ब्लड प्रॉपरली एट्रियाज में भर लिया जाए, वो मुकम्मल तौर पर ब्लड से भरकर फूल जाएं। 2 एट्रियाज फिर बाद में क्या करेंगे? सिस्टोल आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब राइट भी और लेफ्ट भी। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी। ऐसा ही होता है ना बेटा। अब जब ब्लड ऊपर से नीचे वेंट्रिकल्स में आ गया तो मुझे जरा सोच कर बताओ, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अब ओपन हुए थे या क्लोज हो गए? पहले ये ओपन हुए थे। वंस द ब्लड मूव्स इनटू द वेंट्रिकल्स तो इसके बाद इन्होंने क्या होना है? क्लोज हो जाना है, ताकि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन जब हो तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जब वेंट्रिकल से ब्लड किधर किधर जाएगा? अगर राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ब्लड ने जाना है पल्मोनरी ट्रंक में, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ब्लड ने किधर जाना है? अयोर्टा में। तो इसके केस के अंदर आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होने चाहिए ताकि जब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड वापस एट्रियाज में ना जाए। ऐसा ही है ना भाई? सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त 2 ventricles contract simultaneously and bicuspid and tricuspid valve are closed. इससे क्या होगा? साउंड्स पैदा होंगे, लब डब साउंड। लब साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज। डब साउंड उस वक्त पैदा होता है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर हाफ मून लाइक अपीयरेंस होती है ना इनकी, और ये कहां कहां पर मौजूद हैं? बेस ऑफ अयोर्टा में भी मौजूद है और बेस ऑफ पल्मोनरी
ट्रंक में भी मौजूद हैं। इनके बंद होने पर कौन सा साउंड आता है? डब। तो ओवरऑल साउंड क्या है? लब डब। लब डब साउंड जो है आप इसको सुन सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथ, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप जो होता है उसके जरिए से आप इसको सुन सकते हैं। अगर इसके हवाले से कोई वेरिएशन आ रही होती है तो आपको पता है कि आपका जो हार्ट है वो फिर नॉर्मल काम नहीं कर रहा। बीटिंग ऑफ द हार्ट अगर नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब है कोई फ्लक्चुएशन है, यहां पर कोई प्रॉब्लम है, उसको डील करना पड़ेगा अब आपको। अच्छा, कितना वक्त लगता है इस पूरे साइकिल को? हार्ट साइकिल को कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है बेटा, ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डायास्टोल फेज जो है, जो रिलैक्सेशन फेज है, इसको कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकेंड। जो एट्रियल सिस्टोल है इसको कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कितना टाइम लगता है? सो इस तरह से टोटल कितना टाइम हो गया? 0.8 सेकेंड। इसको याद रख लीजिएगा बेटा। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन की तरफ चलते हैं यार, इसको जरा समझते हैं। आपको पता है यहां पर जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम का जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन, यहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं? एस ए नोड। एस ए नोड स्टैंड्स फॉर सिनोएट्रियल नोड। बेटा किधर आवाज चले गई आप लोगों की? सो रहे हैं सारे? अगर आप सो रहे हैं तो बेटा मेरी फिर नींद बनती है फिर, क्योंकि आप मुझे सुला देंगे सारे। मुझे तो लग रहा था जितनी जोर से मैं बोल रहा हूं आप सो नहीं सकते। किसको पढ़ रहे हैं? एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ जाना। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं? चेहरे, ये चेहरे तो दिखाएं मुझे ना, इधर रोशनी नहीं है। गर्ल्स वाली साइड पर रोशनी नहीं, अपने मोबाइल ही ऑन कर लो, जैसे किसी कॉन्सर्ट में नहीं करते ऑन सारे मोबाइल लाइट्स। जरा एक दफा मोबाइल लाइट्स ही ऑन कर लो ताकि मुझे पता हो कि यहां पर सारे जाग रहे हैं। ओ, बॉयज साइड पर गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। बॉयज आप लोग बेटा गर्मी का शिकार हो गए। यहां इस पोर्शन में गर्ल्स डोमिनेंट हो गई हैं, लेडीज फर्स्ट कर दिया आप लोगों ने। चलें भाई, ये गर्ल्स साइड वाला जो दूसरा कैंपस है वहां पर माइक अवेलेबल नहीं है। सुमन बुकमुन, हाजा अवेलेबल और नॉट? चलें, मतलब पता चल गया। आपके सर थोड़े थोड़े से हिल रहे, मुझे दुपट्टे हिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे जैसे कोई बदरूहों के हिल रहे होते हैं ना। ओके भाई, चलें, ओके स्टार्ट कर लेता हूं मैं फिर इसको खुद ही से, ठीक है। मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। अच्छा, ये जो हार्ट है इसमें राइट एट्रियम के अपर पोर्शन पर एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं एस ए नोड। एस ए नोड जो कि नेचुरल बैटरी ऑफ योर हार्ट है। अच्छा, आपको पता है यहां पर इस एस ए नोड को बनाने में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? आपको पता है ना, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को या इस साइकिल को आप खुद से कंट्रोल नहीं कर रहे। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यहां से कुछ नर्व फाइबर्स
क्या चीजें? और कुछ तो बोलो, मुझे लग रहा है सिर्फ मैं अपने आप को पढ़ाए जा रहा हूं। नर्व फाइबर्स अराइज होती हैं कहां से? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और वो यहां पर आकर इन द अपर पोर्शन ऑफ द राइट एट्रियम में आकर डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। और यहां पर डिफ्यूज होकर वो किनके साथ मिल जाती हैं? कुछ कार्डिक फाइबर्स के साथ, डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर्स, और यहां पर क्या मौजूद होते हैं? मायोफिब्रल्स एंड द नर्व एंडिंग्स। ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये कहां से आ रही हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। बेटा ये जो एस ए नोड है इसको बनाने में कौन कौन सी चीजें इंवॉल्व हुई हैं? डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर्स, एक चीज। फिर दूसरी चीज यहां पर क्या है? फ्यू मायोफिब्रल्स। तीसरी चीज यहां पर क्या है? नर्व एंडिंग्स, जो कि कहां से आई हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। सो दिस इज द एस ए नोड स्ट्रक्चर। ये एस ए नोड जो है वो बन गई। अब ये बैटरी है आपके हार्ट की, और ये जो बैटरी है ये क्या भेजेगी? इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करेगी। इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करेगी, और उस मैसेज को सबसे पहले किसको दिया जाता है? आपके अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट को, जिसको हम एट्रिया कहते हैं। क्यों दिया जाता है भाई सबसे पहले एट्रियास को? एट्रियस को इसलिए दिया जाएगा बेटा ताकि एट्रियस में क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जब ये दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किधर आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। अच्छा भाई, अब वेंट्रिकल्स को भी तो मूवमेंट करवानी है ना, तो वेंट्रिकल्स को मूव करवाने के लिए अब एक और स्ट्रक्चर है जो कि कहां पर मौजूद है? ये जो आपका राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम है, इसके सेप्टम पर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एवी नोड। एवी नोड स्टैंड्स फॉर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये जो होता है ना स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है एस ए नोड से, लेकिन बेटा इसके फंक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। ये एम्पलीफायर का काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब समझते हो? जैसे फिजिक्स में होता है ना एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर क्या करता है कि जो पीछे से मैसेज आ रहा है साउंड का, उसको बढ़ाकर आगे शिफ्ट करता है। यहां पर भी यही है कि ऐसे नोड का जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है वो किसको मिलता है? एवी नोड को। और एवी नोड के पास ये एबिलिटी होती है कि ये इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा और उसको प्रोपागेट कर देगा। प्रोपागेट का मतलब होता है फैला देगा। किसकी तरफ? वेंट्रिकल्स की तरफ। वेंट्रिकल्स के जो मस्कुलेचर है इसकी तरफ सप्लाई कर देगा बाय द हेल्प ऑफ एक्साइटेबल फाइबर्स। ना सिर्फ वेंट्रिकल्स के मसल्स को, बल्कि ये जो बिटवीन सेप्टम होता है उसको भी सप्लाई किया जाएगा। अब जरा देखो, मैंने लफ्ज बोला एवी नोड प्रोपागेट कर रहा है एक ऐसे मैसेज को जिसको पहले उसने बढ़ाया है, इसलिए ताकि वेंट्रिकल्स के मसल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करें और इस ब्लड को निकाला जाए राइट वेंट्रिकल से किसकी तरफ? लंग्स की तरफ, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में। मेरे बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अगर बेटा यहां पर किसी एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे एस ए नोड में प्रॉब्लम हो गई, तो अब भी आपको एक मसनूई बैटरी की तरफ जाना पड़ता है जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। और अगर एवी नोड में खराबी हो गई तब भी आपको आर्टिफिशियल
पेस मेकर लगवाना पड़ेगा ताकि आपके दिल का कार्डिक साइकिल स्टेबल हो। ठीक है, और अगर यहां पर ये स्टेबल ना हो तो इसको अरिथमियासिस कहते हैं कि दिल का रिदम जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वो नॉर्मल नहीं है। क्लियर है भाई आपको? किसको रिपीट कर दूं? मैं बेटा सारे को दोबारा से बताता हूं। बेटा ये हमारा हार्ट है, हमने करना क्या है, हार्ट के अपर पोर्शंस और लोअर पोर्शंस को मूव करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, फिर फर्दर इसमें एक जिसको कार्डिक साइकिल चलाना है वो करना है। होगा क्या, आपके राइट एट्रियम के अपर पोर्शन पर स्ट्रक्चर है एसए नोड। ये एसए नोड समझ लो आपकी कुदरती बैटरी है हार्ट की। ये बनी कैसे हुई है, यहां पर डिफ्यूजली ओरिएंटेड कार्डिक फाइबर्स हैं, कुछ मायोफिब्रिल्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके नतीजे में ये एसए नोड बना है। अब ये एसए नोड जनरेट करती है इलेक्ट्रिकल मैसेज को। ये वो मैसेज है जिसके नतीजे में आपके दिल के एट्रियाज में कॉन्ट्रैक्शन होनी है। सो एसए नोड ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जो पैगाम मिला कॉन्ट्रैक्शन का, उसको किस में स्प्रेड कर दिया, एट्रियाज में। एट्रियाज दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। प्यारे बेटे वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ गया तो अब वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो फिर यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है एवी नोड। एवी नोड कहां पर मौजूद होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बिटवीन जो सेप्टम है वहां पर मौजूद होता है। स्ट्रक्चर के हवाले से ये बिल्कुल सेम होता है समहाउ एसए नोड जैसा, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है कि एसए नोड जो मैसेज एवी नोड को भेजेगा ये उसको एम्पलीफाई भी करेगा और एवी नोड इस मैसेज को प्रोपागेट भी करेगा, स्प्रेड करेगा टू द होल वेंट्रिकल, ताकि वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो और यहां से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जा सके, स्पेशली राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में और फिर पूरी बॉडी में। क्लियर है? एनी इशू टू एसए नोड और एवी नोड, इसको रिप्लेस किया जाएगा आर्टिफिशियल बैटरी के साथ जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं। ओके बेटे, थैंक यू। बेटा केमिस्ट्री के सर जो है ना वो आज अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उनका लेक्चर खा लिया आज आप लोगों का। बेटा उसके लिए आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है एक्साइटेबल फाइबर्स। परकंजीज फाइबर्स ये वो फाइबर्स होते हैं जो आपके सेप्टम्स में मौजूद होते हैं यहां पर, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैसेज को वेंट्रिकल के मसल्स को प्रोवाइड करना ताकि मसल्स ऑफ दो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। आपकी पीटीबी में उसको परकंजी फाइबर नहीं लिखा हुआ, उसके लिए लफ्ज लिखा हुआ है एक्साइटेबल फाइबर्स।